हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, लूसेंट के सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लूसेंट बायोलॉजी का 9 जो है टॉपिक पोषण। 9 टॉपिक पोषण जो है उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले तक 8 टॉपिक तक हो चुकी है। अभी एक दो क्लासेस होंगे, एक दो वीडियो जो होंगे उसमें खत्म हो जाएगा। इसके पहले फिजिक्स ऑलरेडी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद हम लोग कोई जो भी है पॉलिटी या फिर हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें से जो 8 था टॉपिक, उसमें से कुछ पॉइंट छूट गए हैं, जैसे कि जल और फिर न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको भी एक बार हम लोग समझते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जल जो होता है उसे मनुष्य इसे पी करके प्राप्त करता है। इसके अलावा जल जो होती है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव होता है। जल जो है वो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव है तथा शरीर के भार का, शरीर का जितना वजन है उसका 65 से 75% भाग जल होता है। जल के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो इनमें से सबसे पहला जो कार्य है वो है जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन या फिर पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। तो अब ये से कि हमारे शरीर में बहुत सारे जैसे हमारा वेट है, मान लीजिए कि 55 है या 50 केजी, तो उसका 70 एवरेज निकाला जाए तो 70% क्या है, वो है सिर्फ पानी है, और बाकी जो बचे 10-20 केजी वो उसमें बाकी सारी चीजें होती हैं। तो चूंकि हमारा जल हमारे शरीर के लिए, हमारे उपापचय के लिए, हमारे विकास के लिए या फिर किसी भी क्रिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह हमारे शरीर के ताप को स्वेदन या फिर पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। इसके अलावा शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उत्सर्जन का महत्वपूर्ण जो माध्यम है वो भी क्या होती है, पसीना होती है। पसीना के माध्यम से ही शरीर का बहुत सारे जो खराब पदार्थ होते हैं या फिर शरीर के जो भी अनावश्यक होती हैं चीजें वो निकलती हैं। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। जितने भी जैव रासायनिक, यहाँ पे ये पॉइंट याद करना है, जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी हैं वो सब जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी होती है। तो चूंकि पानी में आर्सेनिक विष पाया जाता है, इसी की वजह से ह्यूमन बॉडी में या फिर जो भी पीता है इस पानी को, उसमें कैराटोसिस नाम की बीमारी मिलेगी अगर उस पानी आर्सेनिक से दूषित है। तो 7 पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बनी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अर्थात कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी ऐड करना है, और फास्फोरस, तो इन सभी के मिलने के बाद न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होती है। और यह जो न्यूक्लिक अम्ल है वो हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित कोशिकाओं में होती है। और यह किस रूप में उपस्थित होती है? तो डीएनए और आरएनए के रूप में शरीर में उपस्थित होती है। न्यूक्लिक अम्ल के विभिन्न कार्य, अर्थात कि न्यूक्लिक अम्ल क्या क्या कार्य करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का भी नियंत्रण करते हैं। तो एंजाइम्स का निर्माण हो गया या फिर प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं यह क्रोमैटिन जाल का निर्माण भी करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्रोमैटिन जाल का निर्माण भी करते हैं। अब स्टार्ट होता है हम लोग का 9 पॉइंट जो जीव विज्ञान का है, लूसेंट के पोषण। तो अभी तक हम लोग 8 पॉइंट तक, 8 टॉपिक तक कंप्लीट कर लिए थे, और अब पोषण स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, संतुलित पोषण क्या होती है, असंतुलित पोषण क्या होती है, इसको समझते हैं। बैलेंस डाइट या फिर संतुलित पोषण वह पोषण जिससे किसी भी मनुष्य को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है उसके विकास के लिए, उसके
आवश्यक वृद्धि के लिए। यदि यह पोषण जो होती है जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, उसी को कहलाता है संतुलित पोषण। तो संतुलित पोषण, उचित बैलेंस डाइट जो होती है, आजकल जो दूध होती है उसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे होते हैं तो दूध पी करके वो 1-2 साल तक उनकी परवरिश सिर्फ दूध से होती है, क्योंकि वो एक तरह से माना जाता है कि दूध में सारे पौष्टिक आहार होते हैं, तभी तो बच्चे इतने अच्छे से हेल्दी रहते हैं सिर्फ और सिर्फ दूध पी करके। लेकिन अभी क्या हो गया है कि दूध को भी एकदम कंप्लीट पौष्टिक आहार नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत कम। आयरन और विटामिन सी इन दोनों का अभाव होता है। संतुलित आहार जो है वो व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि व्यक्ति का व्यवसाय है वो जैसे कि एक तरह से वो लेबर है, तो आप लोग देखते होंगे लेबर लोग बहुत ज़्यादा जो भोजन होती है उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनकी जो शारीरिक परिश्रम है वो ज़्यादा होती है। वहीं व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग जो होते हैं वो हेल्दी खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, परंतु वो थोड़ा सा अल्प मात्रा में लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपका हेल्थ कैसा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है या फिर मतलब लिंग, आयु, सब पे डिपेंड करता है। ठीक, सामान्यतः जो एक सामान्य कार्य करने वाला औसत युवा होता है, एक एवरेज निकाला जाए तो एक युवा मनुष्य जो होती है उसको 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। सामान्यतः जो एक युवा है उसको 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है वो उसको प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब जो भी खाना वो डेली ले रहा है मिल, तो उसमें 90 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा होनी चाहिए, और जो भी अन्य आवश्यक तत्व हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स इत्यादि, उन सब का भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जो पुरुष और बालक होते हैं उनको स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि पुरुष का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फीमेल, इसलिए उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है, उसको संरक्षित करके रखना है कि वो खराब ना हो, तो उसमें सोडियम बेंजोएट का उसमें उपयोग किया जाता है। और इस सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होती है C6H5COO। इसको याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आए कि सोडियम बेंजोएट का, SSC में साथ सचिवालय में क्वेश्चन आया था कि सोडियम बेंजोएट का क्या होती है फॉर्मूला, तो C6H5COO। ठीक, सोडियम बेंजोएट तो सोडियम तो रहेगा ही, अब बेंजोएट का मतलब बेंजीन होना चाहिए, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक, तो आप यहाँ पे बेंजोएट है ना, तो यहाँ पे H5 कर दीजिए। जब एक H बच जाए, एक H को भी तो लेना है, तो उसके जगह पे एक H के जगह पे क्या लगा देना है, C O लगा देना है। ठीक, बस ये वाला याद करना है। बेंजोएट तो सोडियम, ये हो गया बेंजोएट, और एक यहाँ से H हटा के C कर देना, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, और हमको लग रहा है बेंजीन का सबको याद होगा, क्योंकि 12th में पढ़नी होती है अगर साइंस के स्टूडेंट है तो। यहाँ पे क्या है, भोजन और उसके अवयव। तो भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि करने के लिए और जो उत्तक है उसकी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, मतलब ऐसे खाना, ऐसे भोजन जो ऊर्जा देते हों। और सेकेंड जो है वो शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे शरीर का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन वगैरह। और थर्ड है कि जो इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाए। तो पहला हो गया कि जो ऊर्जा दे 3000 से 3500 जिसकी आवश्यकता है, दूसरा हो गया कि हमारे शरीर की वृद्धि करे, और तीसरा हो गया कि वो प्रतिरोधी क्षमता या फिर इम्यूनिटी पावर को बढ़ावा दे। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है स्थित। पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो ये है मैसूर में।
खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब खाद्य से रिलेटेड है मैसूर में, पोषण से रिलेटेड है हैदराबाद में, वहीं औषधि का बात आ जाएगा तो वो है लखनऊ में। औषधि लखनऊ, खाद्य मैसूर और पोषण हैदराबाद। ठीक, पोषण हैदराबाद, खाद्य मैसूर और औषधि लखनऊ। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं कितनी हैं उसको यहाँ पे एक चार्ट बना करके दिया हुआ है। तो कार्य की प्रकृति मतलब जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसको उसी प्रकार का कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो पुरुष को कितना चाहिए और स्त्री को, देखिए अगर कोई पुरुष या स्त्री हल्का कार्य करता हो, थोड़ा बहुत कार्य कर रहा हो, ठीक, और आराम से ले, तो इनको जो पुरुष होते हैं ना उनको 2000 कैलोरी चाहिए। वहीं जो महिला है उसको 2100 कैलोरी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज यहाँ पे याद नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि हल्का कार्य पुरुष भी कर रहा है, स्त्री भी कर रही है, तो यहाँ पे पुरुष को कम चाहिए, 2000 कैलोरी ही चाहिए और महिला को 2100 चाहिए, क्योंकि वो हल्का कार्य जो है ना पुरुष के लिए बहुत ही हल्का हो गया और महिला के लिए थोड़ा मतलब कि वो हो गया, इसलिए इसको 2100 कैलोरी चाहिए। बस उसके बाद क्या होती है कि अगर 8 घंटा कार्य करना हो तो फिर क्या हो जाएगा, पुरुष की बढ़ जाती है 3000 कैलोरी, जबकि महिला का घट जाएगा। अब उसको महिला को 2500 कैलोरी चाहिए, क्योंकि महिला की जो क्षमता होती है पुरुष की कंपेरिजन कम होती है कैलोरी या फिर भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की। तो जो महिला है उसको 2500 कैलोरी चाहिए और जो पुरुष है अगर 8 घंटा कार्य कर रहा है तो वो 3000 कैलोरी चाहिए। परंतु अगर 8 घंटा कार्य कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब लेबर जैसा एकदम पूरा खट रहा हो, तो अब उसको उस केस में क्या होगा कि पुरुष को 3600 कैलोरी चाहिए और महिला को 3000 कैलोरी चाहिए। तो हार्ड वर्क के केस में 3600 पुरुष और महिला को 3000। तो यहाँ पे 600 का डिफरेंस हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ, 600 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस था, 500 का। यहाँ पे 100 का। ठीक, अब यहाँ पे संतुलित आहार तालिका दिया हुआ है कि मतलब किस भोजन में कितना मिलता है उस हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। तो सामान्यतः देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे, बालक, बालिका कि उसको मतलब क्या चीज कंज्यूम करेगा तो कितना उसको एनर्जी मिलेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे देखते हैं भोजन विषाक्तता का कारण क्या होती है। तो चूंकि भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस, अर्थात कि भोजन जो दूषित हो जाती है ना, तो इसमें जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, इसी के कारण से हो जाती है और ये भोजन 1-2 दिन रहने के बाद सड़ने लगती है, खराब हो जाती है। वो किस वजह से होती है, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसकी वजह से होती है। 9 पॉइंट हो गया पोषण। तो अभी हम लोग का 10 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है मानव रोग, और मानव रोग को हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मानव रोग हेलमिंथिस जो है उसके द्वारा होने वाली बीमारी। तो चूंकि हेलमिंथिस जो बीमारी है वो मानव में होती है, तो इसके मतलब हेलमिंथिस जो है ना, हेलमिंथिस एक तरह का कृमि है। ठीक, तो जो कृमि होता है तो इसकी वजह से, जैसे कि हेलमिंथस प्लेटी हेलमिंथस होता है ना, जैसे दाद ये सब होता है, तो इसके द्वारा जो बीमारी होती है, यहाँ पे 2 बीमारी दिया हुआ है। पहला तो अतिसार दिया हुआ है, डायरिया जो होती है, और दूसरा है फाइलेरिया। तो ये दोनों मतलब हेलमिंथिस ग्रुप के ही जो कृमि है इसके द्वारा होती है। एक्चुअली दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के जो कीटाणु हैं वो अलग अलग हैं, डायरिया के, फाइलेरिया के, परंतु वो किस ग्रुप में आते हैं। तो जैसे मानव है ना होमोसेपियंस, उसी तरह से इनका भी एक ग्रुप बनाया गया है, जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, कवक, तो उसी तरह से हेलमिंथिस भी है। तो हेलमिंथिस ग्रुप में आते हैं जिनकी वजह से जिन कीटाणुओं की वजह से ये दोनों बीमारी होती है, डायरिया और फाइलेरिया, वो हेलमिंथिस में है। डायरिया रोग में क्या होती है कि डायरिया सबको पता है, ये सर्वविदित है कि इस रोग में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है या फिर मल जो होता है बहुत पतला होता है और पेट में दर्द भी होता है। इन दोनों स्थितियों में हो सकती है। पहले दस्त जो होती है जिनमें जल का भाग अधिक होती है, जब मतलब फर्स्ट टाइम जैसे इस डायरिया से वो ग्रसित हो गया कोई व्यक्ति, तो उसको पहली बार हो रही है दस्त, तो उसमें जल का जो भाग होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर का जल जो होती है वो ज्यादा निकलती है। फिर थोड़ा थोड़ा समय के बाद फिर से वो बार बार दस्त होती रहता है। और इस रोग का जो कारण होता है आंत में मौजूद, ऑलरेडी आंत में मौजूद होता है स्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। देखिए यहाँ पे दिया है स्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक अंतः परजीवी
या फिर प्रोटोजोआ निमेटोड मौजूद होता है आंत में ऑलरेडी। इसी के कारण होती है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। और यह एक मतलब कैसे प्रसारित होता है, तो यह घरेलू मक्खी जो है वो भोजन वगैरह पर बैठ उठ करके यह प्रसारित करती है। इसमें क्या होता है कि आंत में घाव हो जाता है। डायरिया वाला केस में आंत में जो है वो घाव हो जाती है और इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो नष्ट हो जाती है। और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पचाने के लिए आंत में स्रावित होती है ना, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो ये क्या होता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पचाता है आंत में, वो नष्ट हो जाती है, उसके अंदर आंत के अंदर घाव हो जाते हैं। इसी की वजह से डायरिया का कंडीशन बन जाता है। यह रोग जो है वो बच्चों में अधिक पाया जाता है। बच्चों में यह रोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मक्खी वगैरह है इसके वाहक, तो जैसे मन वैसे खाते पीते रहते हैं। फाइलेरिया रोग, जो फाइलेरिया रोग है वो यह रोग होती है फाइलेरिया ब्रांकोफ्टाई कृमि से। फाइलेरिया ब्रांकोफ्टाई कृमि से होती है फाइलेरिया रोग। और इस कृमि का जो संचारण है वो क्यूलेक्स मच्छर, देखिए इन दोनों रोग, डायरिया और फाइलेरिया जो है, उसमें कोई ना कोई संचारण कर रहा है। उसमें कर रहा थी मक्खी और उसमें कर रहा है मच्छर फाइलेरिया में, तो इसकी वजह से होता है। इस रोग में जो पैर होते हैं या वृषणकोष होते हैं, जो पुरुष लोग के वृषणकोष या पैर तथा शरीर के अन्य भाग कहीं भी सूजन हो जाता है फाइलेरिया में। और इसी रोग को हाथी पाँव या फिर एलिफेंथिएसिस कहते हैं, क्योंकि हाथी जैसा क्या होती है, हमारा बॉडी का भाग फूल जाता है, इसीलिए इसको हाथी पाँव। पैर अगर हाथी जैसा फूल गया ना, बड़ा बड़ा हो गया, फूल गया एकदम गुब्बारा जैसा, तो उसको कहा जाएगा हाथी पाँव या फिर एलिफेंथिएसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब है फफूंद या फिर फंगस द्वारा होने वाले रोग। तो फंगस द्वारा रोग होता है दम्मा, अस्थमा, एथेलेट फुट, खाज, गंजापड़, दाद इत्यादि होते हैं फंगस के द्वारा। और उसके पहले हम लोग प्रोटोजोआ से देखे थे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे फफूंद द्वारा होने वाला जो बीमारी है दम्मा, तो मनुष्य का फेफड़ा, इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है। दम्मा तो होता है ना, कैसे खींचते खांसते रहते हैं लोग, तो दम्मा, और इसको दम्मा हुआ ऐसे बोल देते हैं, तो फेफड़ा में होता है। और किस वजह से होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक की वजह से होता है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर जो होते हैं वो पहुंच करके वहां पे जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं, और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होती है। तो दम्मा जो अस्थमा होती है संक्रमण के कारण होती है, और यह किस फंगस द्वारा होता है, तो उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से होती है, कहाँ होती है दम्मा, फेफड़ा में दम्मा होती है। और किस प्रकार होती है, तो यहाँ पे फेफड़ा में जो उसका ऑक्सीजन लेने और देने का कार्य उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। सेकेंड है एथलीट फुट। तो एथलीट्स फुट क्या रोग है, तो एथलीट फुट जो रोग है ना, वह टीनिया पेडिस नामक कवक से होती है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है, और यह त्वचा का संक्रामक रोग है। और यह रोग एथलीट फुट है, मतलब फुट पैर होगा ना, तो पैरों का में होती है। और पैर की जो त्वचा होती है, स्किन फटने, कटने और मोटे होने से, अगर पैर की कहीं स्किन कट फट जाती है या हेल्दी हो जाता है तो जल्दी वो ठीक नहीं होता है, तो वो बार बार उसी जगह पे चोट लगते रहता है और ठीक भी नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे संक्रमण हो जाती है, क्योंकि स्किन वहाँ की कट फट गई होती है, मोटा हो जाती है। तो यह किस वजह से होता है, तो कवक की वजह से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस की वजह से होता है। खाज रोग क्या है, ऐसे भी पानी वानी में भी ना ये कवक लग जाके क्या होती है ना, कि गल जाता है पूरा उंगली वगैरह, तो ये सब इसी कवक का ही देन है। टीनिया पेडिस की वजह से पैर सब गलने लगता है ठंडी उंडी में, या फिर बहुत पानी लगती है पैर में। तो खाज जो होती है रोग, तो खाज रोग में क्या होता है कि यह रोग जो होती है एस्केरिस स्कैबिज, खाज रोग एस्केरिस स्कैबिज नामक कवक से होती है। तो खाज का नाम ही है खाज स्कैबिज, खाज स्कैबिज, ठीक, खाज एस्केरिस स्कैबिज। यहाँ पे भी दिखा ना, खाज का इंग्लिश ही स्कैबिज। और वाह, यहाँ देखिए
यहाँ पे तो खाज का इंग्लिश ही है इसके बीज, और इसी पे नाम पे भी है कैडेस इसके बीज। तो इसके बीज नामक कवक से होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि त्वचा में खुजली होती है, खाज खुजलाना, खुजली, और सफेद दाग पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। गंजापन क्या है? गंजा हो जाना। तो गंजा आजकल लोग बहुत धड़ल्लेस्ट हो रहे हैं, बहुत लोग गंजा हो गए हैं। तो यह टेनिया कैपेटिस की वजह से होती है। एथलीट फुट टेनिया पेडिस, यहाँ पे के लगा दिया, के कैपेटिस से गंजापन। कपाल होता है ना, जैसे कि गंजा कहाँ होता है आदमी? कपाल में, कपाल में गंजा हो रहा था, कैपेटिस, कपाल में के पेटिस। और पैर में हो रहा था तो सिर्फ टेनिया पेडिस, पैर का पेडिस, ठीक है। यहाँ पे था ना पैर का पेडिस। तो एथलीट फुट पैर में होता है तो पेडिस, टेनिया पेडिस पैर में। और यहाँ पे कपाल में हो रहा था टेनिया के पट्टी के पेटिस, तो कपाल में टेनिया के पेटिस, ठीक। दाद रोग जो है उसमें क्या होगा? इसमें देखिए सिर का बाल गिर जाता है, ठीक है, गंजापन। दाद रोग जो होती है रिंग वर्म, इसमें क्या होगा? तो खास तो समझ गए खुजलाना, दम्मा तो इसे फेफड़ा में हो जाएगा अपना दम्मा। दाद क्या होती है कि यह रोग जो होती है वो ट्राइकोफाइटान लिस्कोसे नामक एक कवक है। ट्राइकोफाइटान लेरुकोशम, ट्राइकोफाइटान लेरुकोशम नामक कवक की वजह से दाद या रिंग वर्म होती है। तो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, सभी तो संक्रामक रोग ही है। इसमें क्या होती है कि त्वचा जो स्किन है उस पर लाल रंग का गोला पड़ जाता है, ठीक। अब स्किन पे लाल रंग का गोला पड़ जाएगा, उसको बोलेंगे दाद रोग। इसको फोटो से देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे ये फोटो देखिए, यहाँ पे कैसे दिखा रहा है दाद रोग, रिंग वर्म। देखिए यहाँ पर रेड रेड पूरा चकता चकता हो गया है, देख के कैसा तो अजीब सा मन हो रहा है यहाँ पे। ये सारे दाद रोग हैं, इसको हटाइए, ठीक, इसको जल्दी से हटाइए। तो हम लोग दाद भी देख लिए, और दाद किस वजह से होता है? तो ये होती है ट्राइकोफोर्टम लस्कोसे की वजह से होती है। अब यहाँ पे परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनको यहाँ पे एक डिटेल से दिया हुआ है। हम लोग कुछ दिया था ऊपर पढ़ने के लिए डिटेल से, लेकिन यहाँ पे चार्ट बना करके दे दिया है कि प्रोटोजोआ या परजीवी जो है उससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं जिनमें मलेरिया जो रोग है वो उससे प्रभावित अंग होता है तिल्ली या फिर आरबीसी। तो शरीर का आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, या फिर जो तिल्ली होते हैं, स्प्लीन होती हैं, वो मलेरिया की वजह से प्रभावित होते हैं। और इसके कारण क्या है? तो यही परजीवी है। इसको छोटा करते हैं थोड़ा, ठीक। जो परजीवी होता है ना प्रोटोजोआ, इसी की वजह से होती है मलेरिया, पायरिया होती है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस होता है, और फिर काला जार होता है। तो प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो रहा है? मलेरिया हो रहा है, पायरिया, दांत में जो पायरिया होती है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस होती है, और काला जार। यहाँ पे 5 गो का लिस्ट बना के दिया है, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार। अभी 5 का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। परजीवी या फिर प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जो रोग है वो मलेरिया हो गया, ठीक है। यह मलेरिया जो रोग है वो, इसके वाहक जो मच्छर होते हैं मादा एनफ्लिज होती है, और इसका लक्षण है कि ठंड के साथ इसमें बुखार आती है। पायरिया जो है मेन इसका याद करने वाला ना 2 ही है, ये बाकी तो हम लोग को लगभग याद है। तो पहले हम लोग प्रभावित अंग देखते हैं। तो मलेरिया से प्रभावित होती है तिल्ली या फिर आरबीसी। पायरिया से क्या प्रभावित होगा? तो पायरिया से मसूड़ा, सोने की बीमारी से मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क में शांति होती है तभी नींद आती है। पेचिस से आंत प्रभावित होता है, और वहीं काला जार जो होती है वो अस्थि मज्जा में होती है, जिसको लोग बोलते हैं कि हड्डी में बुखार आ गया, ठीक। तो काला जार जो है वो अस्थि मज्जा में होती है, और चूंकि अस्थि मज्जा जो होती है हड्डियों के जोड़ों के बीच में ही होता है, तो जहां भी हड्डियों का जोड़ होता है वहीं पे अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो इससे अस्थि मज्जा, पेचिस से आंत, सोने की बीमारी जो होती है मस्तिष्क की वजह से नींद आती है तो मस्तिष्क में। पायरिया जो है वो मसूड़ा में होती है, वही जो मलेरिया है वो तिल्ली आरबीसी में होती है। अब कौन कौन से परजीवी से ये रोग होते हैं? तो जो मलेरिया रोग है ना, इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ना पता नहीं चल रहा है, मतलब ध्यान से देखने पर। तो जो मलेरिया रोग है तो उसके कौन सा परजीवी होते हैं? तो प्लाज्मोडियम।
मलेरिया रोग के प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से ये रोग होता है। पायरिया रोग जो होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से। सोने की बीमारी ट्रिपिनोसोमा, चूंकि सोना है यहाँ भी सोमा है, तो ट्रिपिनोसोमा की वजह से सोने की बीमारी ट्रिपिनोसोमा की वजह से होती है। जबकि जो पेचिस रोग है, तो पेचिस रोग होती है आंत की वजह से, आंत में होती है, और फिर यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। तो पेचिस होती है एंट अमीबा इसमें लगा हुआ है, अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। काला जार जो कि अस्थि मज्जा में हो रहा है, इसके परजीवी है लिस्मैनिया डोनावानी। तो जो काला जार रोग है वो लिस्मैनिया डोनावानी की वजह से होता है। मलेरिया रोग के वाहक मच्छर कौन है? तो मलेरिया का वाहक मच्छर है मादा एनफ्लिज। मलेरिया का वाहक मादा एनफ्लिज। वही जो पायरिया हो रहा था उसका कोई वाहक नहीं है, पायरिया ऐसे ही होता है, कुछ जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उनमें कुछ डिफेक्ट की वजह से होती है, या फिर उसको साफ नहीं करने की वजह से पायरिया होने लगती है। जबकि वही मलेरिया मादा एनफ्लिज की वजह से। और जो सोने की बीमारी है जिसके पर जो ट्रिपिनोसोमा है वो सीसी मक्खी की वजह से होती है। सोना सीसी मक्खी, यहाँ पे देखिए सोने की बीमारी सोमा, और यहाँ पे सीसी, तो सीसी मक्खी या फिर सोने की बीमारी सब में सा है ट्रिपिनोसोमा, ठीक। सीसी मक्खी इसके वाहक हैं। वहीं जो पेचिस होगी आंत में होगी तो वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है, पर इसके कोई वाहक जीव नहीं होते हैं या मच्छर नहीं होते हैं। लिस्मैनिया डोनावानी जो होती है अस्थि मज्जा में होती है, जिसको काला जार जो रोग होता है वो बालू मक्खी से। काला जार कौन सा मक्खी से होता है? तो बालू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई इसको बोला जाता है, इसकी वजह से ये रोग काला जार होती है। अब ये रोग कहाँ किसको क्या प्रभावित करते हैं या कैसे पता चलता है ये कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर आपको मलेरिया हो गया तो क्या होगा, ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, फिर फीवर आ जाती है। अगर पायरिया हो गया, मुंह में पायरिया हो जाती है तो मसूड़ा से ब्लड निकलता है। अगर नींद नहीं आ रही है, ट्रिपिनोसोमा हो गया है, ट्रिपिनोसोमा की वजह से आपको सोने की बीमारी हो गई है, तो बहुत नींद आएगी और उसके साथ साथ बुखार भी रहता है। बहुत नींद के साथ इसमें बुखार आती है। उसके बाद जो पेचिस होती है आंत में जो होती है, तो चूंकि आंत में होगी तो आंत में जो भी बीमारी होगी वो दस्त कराएगा ही, चाहे पायरिया हो, पेचिस हो, कोई भी हो, पायरिया नहीं सॉरी डायरिया हो, पेचिस हो या कोई भी, तो आंत की बीमारी है तो वो दस्त कराएगी। तो इसमें श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होता है। कितना खतरनाक बीमारी है पेचिस। इसमें खून निकलेगा और दस्त में, और श्लेष्मा मतलब जो शरीर का श्लेष्मा भाग होती है ब्लड का, ब्लड में से वो निकाल दिया जाता है ना प्रोटीन, वही श्लेष्मा बचा हुआ भाग रहता है, तो वो और खून सब निकलता है। उसके बाद जो काला जार है वो तेज बुखार इसमें आता है जो कि अस्थि मज्जा में होती है। आई होप कुछ याद हुआ हो। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, अभी तो ये हम लोग परजीवी पढ़ लिए, अब है जीवाणु के द्वारा इतने सारे रोग होते हैं। उसके बाद है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, तो जीवाणु वाला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभावित अंग है, जीवाणु के नाम है, उसके क्या क्या लक्षण हैं ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट है, पहले पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। टेटनेस, पहले तो जीवाणु जो है बैक्टीरिया, इसको ऐसे याद रखते हैं बैक्टीरिया, तो इसको याद रखेंगे बैटरी से, बैक्टीरिया बैटरी, तो बैक्टीरिया बैटरी से याद रखेंगे। बैटरी जो होती है, अब ऐसे देखते हैं इसको, देखिए टेटनस जो होता है, तो टेटनस से बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी क्या हो गई हमारी, टाइट फिश हो गई, तो टेटनस बैक्टीरिया। फिर बैटरी बुझ गई, मतलब बैटरी का जो बत्ती था वो गुल हो गया, है जा चली गई, हमारी बैटरी डाउन हो गई, चली गई, तो मतलब बैटरी टाइफिस हो गया, या फिर बैटरी है जा चली गई, या फिर बैटरी यहाँ पे टाइफिस, यहाँ पे टाइफिस हो गई, यहाँ पे चली गई टेटनस, मतलब
बैटरी की वजह से चली गई, टाई हो गई, टाइफाइड हो गए, फिर हैजा बैटरी चली गई, क्षय रोग या फिर बैटरी हमारा क्षय हो गया, बैटरी ऐसे ध्वस्त हो गया, ठीक। और फिर बैटरी क्या हो सकता है, बैटरी में जो नीचे होती है ना H2SO4 या कुछ कुछ भरा होता है, तो डेप्थ एरिया मतलब डेप्थ में, गहराई में कुछ कुछ बैटरी में भरा हुआ है। तो बस इसको याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग में कौन कौन से हैं। अब है ये प्लेग। तो चूंकि बैटरी जो होती है वो प्लेटों से बनी होती है, प्लेट लगे होते हैं उसमें, तो प्लेटों से बनी होती है। और कैसे याद करें, और देखिए यहाँ पे काली खांसी जो है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस, पेप्टिक अल्सर, इसको इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। इसको 3 सेक्शन में बांट देते हैं, ठीक। यहाँ से पहला सेक्शन, यहाँ से दूसरा सेक्शन, यहाँ तक, और इसी में सिफिलिस भी वो कर लेते हैं। ये दो गोनोरिया और यहाँ पे पेप्टिक अल्सर फर्स्ट और ये सेकेंड। गोनोरिया और पहले पेप्टिक अल्सर को हम लोग याद करेंगे कैसे, तो गोपी से। गोनोरिया पेप्टिक अल्सर को याद करेंगे गोपी से, गो से गोनोरिया और पी से पेप्टिक अल्सर। तो गोपी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। गोपी जो है वो किसकी वजह से होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। गो से गोनोरिया और पी से पेप्टिक अल्सर। तो गोनोरिया और पेप्टिक अल्सर दोनों गोपी जो है, गोपी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक। और जो है गोपी हो गया, एक हम लोग याद कर लिया, ठीक। अब ये फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग बैटरी से याद करते, चलो बैटरी में टाइटाफिस, हैजा, बैटरी गुड, टाटा, छैरो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, टी हाटी, टी हा टी हैती कर लेते हैं, ती हैती, और इसको छैरो को टी भी बोलते हैं, ती हैती, टेढ़ी, टीवी से टेढ़ी और डी से डांस। तो ती हैती टेढ़ी डांस। फिर से इसको ऐसे याद करते हैं, टी हैटी टेढ़ी डांस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी से टेटनस, है से हैजा, हैती, टी से टाइफाइड, क्षय रोग, फिर यहाँ पे क्षय रोग को टीबी बोला गया है। तो टी से टेढ़े, डी से डांस, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बैटरी है वहां से बैटरी टी बोल रही है, वो टी बोलती है ना, उसकी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। फिर है जा, बैटरी गुल हो गई, टाइटाफिस हो गई, क्षति हो गई बैटरी का, या फिर उसका डेप्थ में जो था उसका वो पानी खत्म हो गया, ठीक। तो उसको इस प्रकार से याद करें, या फिर याद करें इसको टी हैटी टेढ़ी डांस, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टी एच टी डी, टी एच टी डी भी से भी याद रखते हैं। टी से टेटनस, एच से हैजा, टी से टाइफाइड, टी से टीबी, डी से डिप्थीरिया। तो टी एच टी डी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक। अब सेकेंड टर्म में हम लोग क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे प्लेग है, तो इसको याद क्या रखेंगे, पी काली से के, प्लेग पी काली से के, निमोनिया का एन, पी के एन। यहाँ पे कोड को इंग्लिश में लेप्रोसी बोला जाता है। तो लेप्रोसी नहीं, यहाँ पे लेप्री दिया हुआ है ना, तो वही लेस्को से लेप्री ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सी और यहाँ पे एस। तो यहाँ पे प्लेग का पी, के से काली खांसी, एन से निमोनिया, या सिफिलिस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एस, ठीक। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, पकाने से, उसको पढ़ सकते हैं ना हम लोग, पकाने से। जैसे यहाँ पे था टी एस टी डी, वैसे यहाँ पे पी के एन एस, यहाँ पे हो जाएगा पी के एन एस, अर्थात पकाने से। तो पी से प्लेग, क से काली खांसी, एन से निमोनिया, कोढ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद कोढ़, और फिर सिफिलिस हो जाएगा। तो पकाने से, ठीक। अब 3 को बचा है, कोढ़ था, एक हम लोग गोपी याद किए थे, गोनोरिया और पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे का गोपी बोल देंगे, का गोपी, का हालचाल है, का गोपी,
क्या हाल चाल है? का से कोढ़, गो से गोनोरिया और पी से पेड़, का गोपी का हाल चाल है पकाने से, और टी एस टी टी डी जैसे करके आते हैं ना, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से रोग होते हैं। अब इनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, टेटनस जो है वो, टेटनस से प्रभावित अंग होती है तंत्रिका तंत्र। टेटनस तंत्रिका तंत्र। हैजा आंत में होता है, टाइफाइड आंत में होगा, क्षय रोग फेफड़ा में, टीबी फेफड़ा में होती है, डिप्थीरिया जो है श्वास नली में होती है, प्लेग है वो फेफड़ा या कारवां दोनों पैरों के बीच में होती है। इसके अलावा काली खांसी जो है वो श्वसन तंत्र में होगी, निमोनिया फेफड़ा में होगा, कोढ़ तंत्रिका तंत्र में, गोनेरिया मूत्र मार्ग में होती है, गोनेरिया मूत्र मार्ग में, सिफिलिस सीसन और पेप्टिक अल्सर जो है वो छोटी आंत में ये रोग होते हैं। अब इनके जीवाणुओं के क्या नाम है? तो इनके जीवाणुओं के नाम लगभग इन्हीं के नामों पे हैं, जैसे कि टेटनस जो है, तो टेटनस इसका जीवाणु है क्लस्ट्रिडियम टेटानी, तो टेटानी बस याद रख लेना है। हैजा विब्रियो कॉलेरी, हैजा को याद करना है क्योंकि थोड़ा सा उससे हट करके नाम है, तो विब्रियो कॉलेरी हैजा। टाइफाइड जो है तो टाइफी साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। वहीं क्षय रोग टीबी जो होता है फेफड़ा में होगा, और यहाँ पे टीबी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, जबकि डिप्थीरिया श्वास नली में होता है। और डिप्थीरी देखिए यहाँ पे नाम में भी है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होगा। प्लेग जो होती है फेफड़ा में होती है या कारवा या दोनों पैर के बीच में होता है, तो यह प्लेग पेस्टिस की वजह से, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण प्लेग होती है। प्लेग जो रोग होती है वो पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से होती है। वहीं जो काली खांसी है वो श्वसन तंत्र में होती है, यह फिर होती है किसकी वजह से? तो हीमोफिलस पर्टुसिस की वजह से होती है। वही निमोनिया जो फेफड़ा में होती है न्यूमोनी की वजह से, डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से, जबकि कोढ़ जो है लेप्रोसिस का नाम है कोढ़ का इंग्लिश, तो उसके उसी के नाम पे बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। गोनरिया जो है वो मूत्र मार्ग में होती है, गोनरिया रोग जो है वो मूत्र मार्ग में होती है, और यह नाइसेरिया गोनरियाई की वजह से होती है, जबकि सिफिलिस सीसन में होती है, और यह फिर इसी के नाम पे है टैपोन्सोमा पैलिडम। सीसन सिफिलिस टैपोनोमा पैलिडम, तो पैलिडम की वजह से हो जाती है, सिफिलिस सीसन में होती है। वहीं पेप्टिक अल्सर जो है वो छोटी आंत में होती है, फिर यह हेलियोबैक्टीरियो पाइलोरी की वजह से, पेप्टिक पाइलोरी की वजह से यह रोग होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन रोगों की वजह से कौन सा बीमार, मतलब क्या क्या लक्षण आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए टेटनस था, तो टेटनस की वजह से तेज बुखार आ रहा है, शरीर में ऐंठन हो रहा है, जबड़ा बंद हो रहा है। विब्रियो कॉलेरी हैजा होती है जिससे तो लगातार दस्त उल्टियां होती हैं। साल्मोना टाइफी अर्थात टाइफाइड में क्या होगा? तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। यहाँ पे देखिए टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी है, जो उसमें क्या होती है बार बार खांसी, कफ, ब्लड निकलेगा। डिप्थीरिया रोग में देखिए क्या हो जाएगा? सांस लेने में कठिनाई होगी, दम घुटेगा, हल्का बुखार रहेगा, वजन घट जाएगा। पास्चुरेला पेस्टिस में क्या होगा? तो पास्चुरेला पेस्टिस में तेज बुखार, शरीर पे बहुत सारी गिल्टियां आ जाएंगी। हीमोफिलस पर्टुसिस में क्या होगा? तो लगातार खांसी आएगा। हीमोफिलस पर्टुसिस में लगातार खांसी आते रहेगा। सॉरी, हीमोफिलस जो पर्टुसिस है एक्चुअली यह रोग है, रोग का नाम है, इसके जीवाणु का ये नाम है। यह जो पास्चुरेला पेस्टिस था यह प्लेग रोग है। तो प्लेग रोग में क्या होता है? प्लेग रोग में हो जाती है बहुत तेज बुखार आती है, शरीर पे गिल्टियां होती हैं। वहीं जो हीमोफिलस जो पर्टुसिस है ये काली खांसी है, तो इसमें क्या होती है? लगातार खांसी आते रहता है, खांसी है इसमें। तो काली खांसी में क्या हो जाती है? हीमोफिलस जो पर्टुसिस, इसमें लगातार खांसी आती रहती है। वहीं निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया अर्थात निमोनिया रोग में तेज बुखार, फेफड़ा में सूजन, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, तो लेप्री लेस्कोसे कोढ़ वज जो रोग होती है, तो कोढ़ रोग में क्या होता है? शरीर पे चकत्ता बनेगा, तंत्रिकाएं प्रभावित होंगी इत्यादि। यहाँ पे देखिए गोनरिया रोग है, तो गोनरिया रोग से क्या होती है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। गोनरिया रोग में मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है।
वही सिफिलिस जो रोग है तो सिफिलिस टाइपोना पैलिडम की वजह से होता है। इसमें सीसन में घाव हो जाती है सिफिलिस में। जबकि लास्ट वाला है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। तो इस जो जीवाणु है इसकी वजह से ये जो पाइलोरी वाला बीमारी है तो पेप्टिक अल्सर जो होती है वो इसी पाइलोरी की वजह से होती है। पेप्टिक अल्सर में क्या होती है कि हाथ में दर्द होने लगती है, उल्टी होने लगती है और मतली मिचली आने लगती है। तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग हो गए। इसका कुछ डिटेल में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेकुलाच नामक व्यक्ति जो है, मेकुलाच ने इन्होंने 1827 ईस्वी में सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किए थे। तो मेकुलाच नामक व्यक्ति ने 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। और चूंकि मलेरिया रोग की पुष्टि जो होती है रक्त की बूंद या फिर पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। तो जो आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी है उससे जांच करने के बाद ही मलेरिया रोग का पता लगता है। लेबरन जो है उन्होंने कुछ समय के बाद लेबरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से जो व्यक्ति पीड़ित है उसका ब्लड में मलेरिया परजीवी की किस परजीवी की वजह से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज की। तो मलेरिया की खोज 1827 में मेकुलाच ने कर दिया एक सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख के और ब्लड में। जबकि लेबरन जो थे वो 1880 में एक पीड़ित व्यक्ति जो मलेरिया से पीड़ित थे उनका पता लगाया और उसमें पता लगाया कि किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि उसमें प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की वजह से यह जो है मलेरिया हुआ है। जबकि रोनाल्ड रास जो है उन्होंने 1887 अर्थात इनके लेबरन के 7 साल के बाद 1887 ईस्वी में रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर जो होते हैं इसकी वाहक हैं। तो देखिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है ये तो पता था, लेकिन ये नहीं बात पता था लेबरन के केस में कि आखिर ये जो परजीवी है इसको कहाँ से कहाँ कौन ले जाता है, कैसे ये फैलती है। तो इसके पता रोनाल्ड रॉस ने 7 साल के बाद लगाया था ये, और कि यह इसका परजीवी का जो वाहक है मच्छर है। मादा एनाफिलिस को मादा क्यूलेक्स जो फाइलेरिया का होता है और ये जो मलेरिया, तो मलेरिया और फाइलेरिया को अलग किया जा सकता है क्योंकि दोनों तो मच्छर ही हैं, तो दोनों को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर भी उनको अलग किया जा सकता है क्योंकि ये जो होती है ना दोनों मच्छर के अधः स्तर की सतह के समानांतर बैठती है। क्योंकि और जो एनाफिलिस जो होती है मादा एनाफिलिस अपने मच्छर अपने शरीर को सतह से 45 डिग्री कोण पर बनाता है। देखिए तो जो ये वाली होती है ना मलेरिया बुखार वाली जो मच्छर होते हैं वो जहां भी बैठेगा उसे 45 डिग्री के एंगल बना के बैठता है। जबकि जो क्यूलेक्स होता है जो फाइलेरिया वाला होता है मच्छर वो क्या करता है कि उसकी समानांतर पैरेलल बैठने का कार्य करता है। ठीक, तो यह इसकी समानांतर या फिर पैरेलल बैठता है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। तो मलेरिया रोग में ब्लड में क्या होती है, कमी आ जाती है और लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। तो मलेरिया के उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन नामक औषधि को लेना चाहिए। 1882 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। 1882 ईस्वी में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। इन्होंने कॉलेरा, टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। तो कॉलेरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने कब किया था, तो 1882 ईस्वी में। जबकि लुई पास्चर जो है इन्होंने रेबीज का टीका या फिर दूध का लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज इन्होंने की थी। वहीं बच्चों को डीपीटी टीका जो है उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस जो रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन है उसके लिए दिया जाता है। तो बच्चों को डीपीटी टीका लगाई जाती है जो कि उन्हें 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिनमें से पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी और तीसरा है टेटनस। इन तीनों से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। और इसी के साथ ये जीवाणु वाला जो टॉपिक था, चैप्टर था रोग का, खत्म हो गया।
अब स्टार्ट है विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।